एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु नामदेव है एंड वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सेलो फाउंडेशन एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस एंड थंब रूल्स हम देख लिए थे, रैंक एनालिसिस तक भी देख लिए थे। अब बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल निकालने के लिए डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उसको आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना। तो तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी जो है वो बहुत फेमस है, बट उससे पहले भी प्रैंडल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनालिसिस किया था। उन्होंने भी सेम एक थ्योरी दी थी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल निकालने के लिए, जिसमें क्यू अल्टीमेट निकाला जाता था। क्या वो थ्योरी बेस्ड थी? क्या पेनेट्रेशन ऑफ पंचेस इनटू मेटल्स, है ना, इसके ऊपर वो बेस्ड थी। ठीक है, जस्ट पंच को हम लोग मेटल में पंच इन करना चाहते हैं तो क्या होता है, ये एक बार देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये मेरा मेटल का सरफेस है, ठीक है, उस पर ये पंच आया, उसको हम लोड किए, ये अंदर जाना चाहेगा तो क्या होगा, जोन्स फॉर्म होंगे अंदर में। ये सरफेस ऑफ द मेटल है ना, हम लोग सरफेस ऑफ सॉइल के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जोन फॉर्म होगा तो ये एक ट्रायंगुलर वेस्ट टाइप ऑफ जोन होगा, ठीक है, जो इन की तरफ जाना चाहेगा। ये जोन पुश करेगा क्या, सेकेंड जोन को, तो एक सिमिलरली सेकेंड जोन इधर पे फॉर्म होगा, टूटना शुरू होगा, तो फिर एक थर्ड जोन फॉर्म होगा। फर्स्ट जोन सेकेंड जोन को पुश करेगा और सेकेंड जोन थर्ड जोन को पुश करेगा। जैसे जैसे ये पुश करेगा, मेटल क्या होगा, वो अंदर की तरफ पंच होगा, है ना। तो इसी को हम लोग देख सकते हैं क्या, अगर कोई एक लोडेड फाउंडेशन हो, लोडेड सैलो फाउंडेशन, तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही अप्लाई करके, है ना, प्रैंडल ने पहले एक एक्सप्रेशन दिया। तो हम देख सकते हैं ये डिफरेंट जोन है, ये मान लेते हैं मेरा डेप्थ ऑफ सरफेस पे रखा हुआ एक फुटिंग है जिसका विड्थ है बी, है ना, क्यू यू उस पर आ रहा अल्टीमेट लोड है। तो ये जोन वन हो गया, ये जोन टू हो गया, ये जोन थ्री हो गया। आगे चल के हम पढ़ेंगे, जोन वन को इलास्टिक जोन बोलते हैं, जोन टू को जोन ऑफ रेडियल शेयर बोलते हैं, और जोन थ्री को रैंकाइन पैसिव जोन बोलते हैं, है ना। 45 - 5/2 का एंगल यहाँ बना हुआ है, 45 + 5/2 का यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रैंडल ने जो एक्सप्रेशन दिया है, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल्स टू पाई प्लस टू सी यू, पाई होता है 3.14, तो ये हो गया 5.14 टाइम्स ऑफ सी यू, ठीक है ना। कोएजन टाइप ऑफ सॉइल के लिए था, ठीक है। बट ये सरफेस के लिए था। अगर वो डी डेप्थ दी, अगर ये सर्फ फुटिंग जो दिख रहा है सरफेस पे, अगर वो डी एफ डेप्थ पे अगर फुटिंग अंदर होगा ऐसा, तो क्या होगा, अगर गामा उसका डेंसिटी, तो गामा इंटू डी एफ दैट इज सरचार्ज लोड को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लो गामा इंटू डी एफ ऐड हो गया यहाँ पे क्यू यू के लिए, ठीक। बट इस एनालिसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, इसमें एक एजम्पशन था क्या, कि बेस ऑफ द फुटिंग जो है उसको उसने परफेक्टली स्मूथ माना था, वैलिड ओनली फॉर द फुटिंग विथ अ परफेक्टली स्मूथ बेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, परफेक्टली स्मूथ बेस इन कॉन्टैक्ट, जो कि रियलिटी में नहीं होता, इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट नहीं रहता था। फिर इसके बाद आया वेरी फेमस थ्योरी, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी आई थी 1943 में, ठीक है, 1943 में ये थ्योरी आई। एंड देन 1967 में आई गेस पैक एंड तरजागी ने इसे फिर से एक बार मॉडिफाई किया कुछ कुछ टर्म्स को। बट हम देखते हैं बेसिक थ्योरी क्या थी। तो उसके बेसिक एजम्पशन देख लेते हैं। पहला क्या था, बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ। सेकेंड, इट इज़ लेड एट अ सैलो डेप्थ। सैलो डेप्थ क्या होता था, सैलो फाउंडेशन के लिए क्या था, व्हेन डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज लेस देन इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग, देन द फुटिंग इज नोन एज सैलो फाउंडेशन, है ना। थर्ड, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अबव द फुटिंग इज नेग्लेक्टेड, है ना। मान लेते हैं अगर ये मेरा सॉइल सरफेस है और ये मेरा फुटिंग है, ठीक है, फुटिंग के बेस का डेप्थ है डी एफ, है ना। तो इस डी एफ डेप्थ के ऊपर जितनी सॉइल होगी उसका शेयर स्ट्रेंथ को इसने नेगलेक्ट माना, है ना। ये बोल सकते हैं जो फेलियर सरफेस है वो इस जोन के ऊपर नहीं गया होगा। एक बार मैं क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये मेरा, इसी को मॉडिफाई करते हैं, ये मेरा सरफेस है और सरफेस से डी एफ डेप्थ में मेरा फुटिंग है, और ये जो फेलियर सरफेस है ना, वो बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर ऐसा एक्सटेंड नहीं हुआ है ना। वो कैसा रहा है, केवल और केवल कुछ ऐसा, सिर्फ इस लाइन तक रहा है। इसलिए इस जोन का जो सॉइल है उसके कारण आ रहा शेयर स्ट्रेंथ को नेगलेक्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है क्या, द लोड ऑन द फुटिंग इज़ वर्टिकल एंड इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब जो फुटिंग पे लोड आएगा वो वर्टिकल होगा, वो ऐसा इंक्लाइन लोड नहीं होगा किसी भी एंगल पे, है ना। वो केवल और केवल वर्टिकल लोड होगा, है ना। और ये इस यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आपका फुटिंग भी ऐसे इंक्लाइन फुटिंग नहीं होगा लोडिंग में, ठीक है।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा और वर्टिकल लोड होगा, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जब आई एस कोड मेथड देखेंगे तो उसमें बताएगा कि इंक्लाइन लोड के कारण हम लोग को लोड इंक्लिनेशन फैक्टर डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो कुछ कुछ है, ठीक है। अब आता है क्या, फुटिंग इज़ लॉन्ग। लॉन्ग फुटिंग मतलब वो बोल रहा है स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए एल बाय बी रेशियो इज़ इन्फानाइट। इन्फानाइट तो नहीं है, अगर एल बाय बी रेशियो ग्रेटर देन 20 है तो हम लोग इस थ्योरी को बहुत आराम से लगा सकते हैं स्ट्रिप फुटिंग के लिए, है ना, उसको स्ट्रिप फुटिंग कंसिडर करके। ठीक, द स्ट्रेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज गवर्न बाय द मोहर कोलम इक्वेशन, है ना। मोहर कोलम इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। स्ट्रेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल में क्या था, एस इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, है ना, लास्ट यूनिट में ही पढ़े हैं अपन क्लास में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपन आते हैं बिफोर कमिंग ऑन टू डेरिवेशन। मैंने बताया था ये 3 जोन फॉर्म होते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 लिखा हुआ है ना, जोन 1, जोन 2, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, तर्जागी बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, जिसके हम डिफरेंट जोन्स को पहले देखेंगे बिफोर कमिंग ऑन टू डेरिवेशन। सो एक सेकेंड, हाँ देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये विड्थ ऑफ द फुटिंग बी है और डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन गामा डी एफ है ना, गामा इंटू डी एफ, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये लोड होगा फुटिंग क्यू यू सरचार्ज से या क्यू यू अल्टीमेट लोड से, तो ऊपर से एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए डिफरेंट जोन्स फॉर्म होंगे, दैट इज जोन 1, जोन 2, जोन 3, है ना, ये फेलियर जोन्स है, ठीक है, ये डेवलप होंगे, ठीक है। अलग अलग हम लोग पढ़े थे ना, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और क्या, पंचिंग फेलियर, है ना। उसमें अगर जनरल शेयर कंडीशन होती तो तीनों जोन डेवलप होते थे, है ना, वो रेजिस्ट करते थे, है ना। उसी के बेसिस में डेरिवेशन हुआ है किसका, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, किसके द्वारा, कार्ल तर्जागी के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं क्या क्या ये जोन है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो जो जोन 1 होता है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉइल की तरह एक्ट करता है, बताया था, तो इसको इलास्टिक जोन भी बोलते हैं। अब जोन 2 को जोन ऑफ रेडियल शेयर इसलिए बोलते हैं, जो ए सी एफ या बी सी डी जो जोन है, ये जोन ऑफ रेडियल शेयर है, क्योंकि ये सी बी और ए सी सरफेसेस पे स्लाइड हो रहा है जब पंच नीचे जा रहा है इस ट्रायंगुलर वेज के साथ, है ना। तो इसमें एक रेडियल शेयर आ रहा है, ठीक है, डेवलप हो रहा है इस यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ रेडियल शेयर। अब जो जोन ऑफ रेडियल शेयर है दैट इज जोन 2, वो जोन 3 को पुश कर रहा होगा, है ना। जैसे जैसे पुटिंग अंदर जाएगा ये जोन 2 को पुश करेगा और जोन 2 जोन 3 को पुश करेगा, तो जोन 3 को जो पुश करेगा यहाँ पे रैंकाइन पैसिव जोन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, रेजिस्ट करने के लिए, है ना, जो कि रेजिस्ट करेगा फुटिंग को अंदर जाने से, क्योंकि यहाँ पे सॉइल फेल हो रहा है। अगर सॉइल फेल होता है तो क्या होता है, पैसिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, अगेंस्ट द सॉइल जा रहा है तो। ठीक, तो चलो देखते हैं, ठीक है। ऊपर से फोर्स आ रहा है, वो क्या है, टोटल फोर्स जो ऊपर से आ रहा है उसको टोटल नीचे की रेजिस्टिव फोर्स से हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग को अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन हो जाएगा। मान लेते हैं क्यू यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है ना, प्रेशर है मान लेते हैं, ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो फोर्स हो जाएगा, फिर ट्रायंगुलर पार्ट का क्या, वेट। तो ये दोनों क्या होंगे, टोटल ऊपर से आ रहे हैं अपवर्ड फोर्स, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो होगा दैट इज़ पी पी, पैसिव फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा सरफेस पे, और यहाँ पे जो शियर फोर्स आ रहा होगा सी कोहेजन के कारण, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन को हम लोग अगर देखें तो समझ में आता है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये वाले इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये ट्रायंगुलर वेज पार्ट का क्या है, वेट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू गामा, ठीक है ना। हाइट क्या हो गया था, बी बाई 2 टाइम्स ऑफ 10 फाई, है ना, हाफ इंटू बी बाई 2 टाइम्स ऑफ 10 फाई इंटू बी इंटू गामा, ऐसा किया तो 1/4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर 10 फाई आया टोटल वेज का, है ना, आप करेंगे तो आ जाता है वो, ठीक है। और क्यू यू इंटू बी ऊपर से आ रहा फोर्स, तो ये दोनों हो गए अपवर्ड फोर्स। उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ पी पी, ऊपर डायग्राम को स्क्रॉल अप करके देखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पी पी और 2 टाइम्स ऑफ सी डैश इंटू एल आई साइन फाई, साइन कंपोनेंट ऑफ दैट, ऊपर देखते हैं, मैं दिखा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, ये एक तो पी पी एक्ट कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ पी पी, क्योंकि दोनों सरफेस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे
सी डैश इंटू एल एक्ट कर रहा होगा, सी डैश इंटू एल, है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट है। अगर उसका मैं ये वाला कंपोनेंट लूँ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अगर उसका मैं ये वाला कंपोनेंट लूँ और ये 90 माइनस फाइव है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश एल साइन फाइव। ठीक है, ये 90 माइनस फाइव है क्योंकि ये वाला जो है वो फाइव है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, बना हुआ है ना, ये वाला फाइव है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 90 माइनस फाइव। तो अगर उसको वर्टिकल कंपोनेंट लूँगा तो क्या हो जाएगा, सी डैश इंटू एल टाइम्स ऑफ साइन फाइव। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है सी डैश इंटू एल टाइम्स ऑफ टाइम साइन फाइव, टू टाइम्स ऑफ। अब ये एल आई जो है, सॉरी एल डैश बोल रहा था जिसको मैं, जो एल आई है वो क्या होगा, बी बाई टू टाइम्स ऑफ कॉस फाइव। अगर ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है, और अगर ये एल है, ये बी है, तो ये वाले को अगर मैं ये फाइव के फॉर्म में लिखूंगा तो बी बाई टू टाइम्स ऑफ एल लिख सकता हूँ। तो उसको यहाँ से एल कॉस फाइव, बी बाई टू टाइम्स ऑफ एल, बी बाई टू अपॉन एल कॉस फाइव, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ डेट सी बी पार्ट को। तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, क्यू यू इंटू बी विल बी क्यू यू इंटू बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ पी बी प्लस बी सी डैश टेन फाइव माइनस ये वाले कंपोनेंट को हम इधर ले आए हैं, माइनस वन बाय फोर गामा बी स्क्वायर टेन फाइव। अब ये जो पी पी है वो तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, इसमें हम लोग तीन कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहला कंपोनेंट होगा गामा कंपोनेंट जो कि वेट ऑफ द सॉइल के कारण कंसीडर करेंगे। दूसरा कंपोनेंट होगा सी कंपोनेंट जो कि कोहेजन के कारण कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। और तीसरा कंपोनेंट होगा क्या, क्यू कंपोनेंट जो कि सरचार्ज के कारण कंसिडर करेंगे। तो इसको देखने का सिंपल तरीका ये है, अगर हम लोग इसको पी पी गामा लिखते हैं, ठीक है ना, तो पी पी गामा क्या होगा, उसमें हम लोग केवल और केवल किसको कंसिडर करेंगे, वेट ऑफ द सियर जोन बी सी डी ई, है ना, उसके कारण जो आ रहा होगा उसके कारण। ठीक है, इसमें सरचार्ज और कोहेजन को एकदम नेगलेक्ट करेंगे, मतलब सी इज इक्वल टू जीरो और क्यू इज इक्वल टू जीरो मारेंगे। सेकेंड केस में हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, केवल और केवल कोहेजन कंपोनेंट पी पी सी, उस केस में हम लोग सरचार्ज और गामा को ज़ीरो मानेंगे। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, पी पी क्यू, उस केस में हम लोग सी और गामा को सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज को लेंगे और सी और गामा को इसमें हम लोग ज़ीरो मानेंगे। ठीक है, तो पी पी गामा, पी पी सी और पी पी क्यू को हम लिखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे पी पी लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार से वो इक्वेशन दिखने लगेगा, है ना, पी पी को हमने रिप्लेस कर दिया। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे गामा कंपोनेंट है वहाँ वहाँ पे गामा वाले को एक साथ रखेंगे, जहाँ जहाँ पे कोहेजन है वो कोहेजन वाले को एक साथ रखेंगे और क्यू वाले को अलग करेंगे। तो और उसको रिप्लेस करेंगे कुछ नए टर्म से, जैसे टू पी पी सी, एक सेकेंड, हाँ, टू पी पी सी प्लस बी सी डैश टेन फाइव को बी इंटू सी डैश एन सी से रिप्लेस करेंगे। टू पी पी क्यू को रिप्लेस करेंगे बी इंटू गामा डी एफ इंटू एन क्यू, क्योंकि ये सरचार्ज के कारण आ रहा है ये इफेक्ट। और जो थर्ड कंपोनेंट था, कहाँ गया ये, टू पी पी गामा माइनस वन बाय फोर गामा बी स्क्वायर टेन फाइव, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बी इंटू हाफ गामा बी एन गामा से। जैसे ही आप तीनों को रिप्लेस करके सफल करोगे, आपका ये फेमस इक्वेशन क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे था ये जो हम लोग को अल्टीमेट इक्वेशन मिला, इसमें सिर्फ हम लोग सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट को अल्टीमेट रिजल्ट वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, है ना, जो बी था वो कॉमन निकल के कैंसल आउट हो गया सब में, है ना। तो ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर द स्ट्रिप फुटिंग बाय तरजागी, ये वाला इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, अब सी एन सी एन क्यू और एन गामा, इनकी वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन की जाए, तो इनकी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होगा या ग्राफ दिया होगा, है ना। इसकी कुछ जो वैल्यूज़ है जो आपको याद करनी है वो हाईलाइट किया हुआ है, जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है। सो एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, तरजागी के बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर थे एन सी एन क्यू और एन गामा, है ना। उसने अपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इनकी वैल्यू डिटरमाइन की और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जिसका ये टैबुलर फॉर्म है ना। तो याद रखेंगे ये फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एन सी और एन क्यू और एन गामा की वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू जीरो के केस के लिए इसकी वैल्यू याद रखेंगे, फाई इज इक्वल टू जीरो के केस के लिए एन सी की वैल्यू होती है 5.7, एन क्यू की वैल्यू होती है 1 और एन गामा की वैल्यू जो होती है वो 0। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, और अगर याद करना हो तो 30 डिग्री के लिए याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वो प्योरली कोहेसिव सॉइल बोलेगा तो फाइव इज इक्वल टू जीरो मानना है और एन सी की वैल्यू को 5.7 और एन क्यू की वैल्यू को 1 लेके उस इक्वेशन में लिख देना है। ठीक है, उससे आप लोग के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है,
टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग फेलियर। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये एन सी, एन क्यू और एन गामा के डिटर्मिनेशन के लिए ग्राफ था, है ना। अगर ये क्वेश्चन पेपर में देगा तो इससे भी आप निकाल सकते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 5 वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये 5 वैल्यू और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एन वैल्यू के बेसिस में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, ये वैल्यूज़ दी होगी उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जनरल शेयर फेलियर में पूरे जोन्स क्रिएट होते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, तीनों जोन। एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट। हाँ, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और हल्का सा बल्जिंग भी दिखता है, मैंने बताया था, ठीक है। और अगर लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, पहले लोड लेता है फिर अचानक से फेल होकर सेटल होना शुरू करता है। अगर लोकल शेयर फेलियर होगा तो जोन 1 और जोन 2 तो पूरी तरह से फॉर्म होगा नीचे में, लेकिन जोन 3 फॉर्म होने के पहले शेयर फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, लोड लेगा फिर एक बार हल्का सा फेल होगा फिर पूरा फेल होकर एक्सेसिव सेटलमेंट होने लगेगा, ठीक है। पंच इन एज द नेम सजेक्ट, डायरेक्ट के डायरेक्ट वो केवल जोन 1 फॉर्म हो पाएगा और वो सॉइल के अंदर में पंच इन हो जाएगा। देखो यहाँ पे जोन 1 ही फॉर्म हुआ, जोन 2 और जोन 3 ऐसा फॉर्म नहीं हो पाया और जो फुटिंग है वो पंच इन हो गई, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से फेलियर होगा। ये क्या होगा, लोड है और ये सेटलमेंट है ना, जो ग्राफ दिख रहा है ये, ठीक है। वैसे इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, है ना, तो आप देख सकते हैं पहले लेक्चर में, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की थी, क्या रिलेटिव डेंसिटी और मतलब किस प्रकार का फेलियर होगा हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ है जो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल और डी एफ बाई बी, है ना, डेप्थ अपॉन विड्थ के रेशियो के ऊपर है ना। बी स्टार लिखा हुआ है, बी स्टार मतलब 2bl अपॉन बी प्लस एल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन दोनों का ये रेशियो है। मतलब बोला जाए तो डेप्थ फैक्टर और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में एक ग्राफ है। इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि किसी सॉइल का अगर रिलेटिव डेंसिटी 70 से ऊपर है तो उसमें जर्नल शेयर फेलियर ज़्यादा दिखता है, ठीक है, फॉर द सेलो फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि डेप्थ फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं रहता उस पॉइंट तक फॉर द सेलो फुटिंग। अगर 35 टू 70 के बीच में है तो लोकल शेयर फेलियर होगा, और अगर 35 या 30 से कम है उसका रिलेटिव डेंसिटी तो इस जोन में गिरेगा वो, तो मतलब तब क्या होगा, पंचिंग शेयर फेलियर, ठीक है। चलिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि टाइप ऑफ फेलियर जो है वो लोकल शेयर फेलियर है, तो पूरा मोबिलाइज तो हो नहीं पाएगा आपका कोहेजन या जो भी आपका फ्रिक्शन कंपोनेंट है ना, तो उसका जितना हम ये मानते हैं कि 2/3 ऑफ दैट कंपोनेंट जो होगा वो मोबिलाइज्ड होगा या यूज्ड होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि आपका सी वैल्यू और 5 वैल्यू अगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोकल शेयर फेलियर हो रहा है, तो आप मोबिलाइज्ड कोहेजन और मोबिलाइज्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू देखेंगे और उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सी मोबिलाइज्ड की वैल्यू हो जाएगी सी एम इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ सी डैश, और फाई एम इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3 टाइम्स ऑफ फाई डैश, या लिख सकते हैं 10 फाई एम इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 10 फाई, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग को फाई एम मिल जाएगा, और इस फाई और इस सी के लिए हम लोग एन सी, एन क्यू और एन गामा की वैल्यू देखेंगे और फिर उससे अल्टीमेटली बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल निकालेंगे जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही वाला याद करेंगे, सिर्फ सी और फाई को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर द कोहेजनलेस सॉइल, फॉर द कोहेजनलेस सॉइल इफ फाई इज ग्रेटर देन 36 डिग्री, ठीक है, एक सेकेंड, इफ फाई इज ग्रेटर देन 36 डिग्री, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट में, तो जनरल शेयर फेलियर होगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है और फाई की वैल्यू 36 डिग्री से ज़्यादा है तो जनरल शेयर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इफ़ फाई इज़ लेस देन 29 डिग्री, है ना, अगर 29 डिग्री से कम है तो लोकल शेयर फेलियर है, पंचिंग शेयर फेलियर है, 10 से कम है तो पंचिंग होगा, है ना, 36 से कम है, 10 से ज़्यादा है तो लोकल शेयर फेलियर होगा। और जो 29 से 36 डिग्री वाला है वो इंटरमीडिएट जोन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्योरली उसका रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा जनरल शेयर फेलियर होगा, मतलब जितने ज़्यादा फेलियर जोन फॉर्म होंगे उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा ऊपर से आ रहे लोड को, है ना, तभी तो वो प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी को मोबिलाइज कर पाएगा ना, है ना। जितना कम जोन फॉर्म होगा उतना जल्दी फेल हो जाएगा, है ना, पंचिंग फेलियर बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये पॉइंट्स को थोड़ा याद रखेंगे। 36 से ज़्यादा है तो जनरल शेयर फेलियर के चांसेस हैं, 29 से कम है तो लोकल शेयर, 29 से 36 में, 36 बोला ना मैंने, हाँ, 29 से 36 में
इंटरमीडिएट है। और याद रखेंगे बहुत कम है फाई की वैल्यू और रिलेटिव डेंसिटी भी कम है, तो याद रखना केवल केवल पंचिंग फेलियर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे दलदल हुआ या वेरी लो डेंसिटी सैंड ड्यून्स है ना, वहाँ पे क्या होता है पैर अंदर धस जाता है, दैट इज पंच इन हो जाता है और नीचे रजिस्ट ही नहीं कर पाता है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे एक पॉइंट है, तरजागी का जो एन क्यू वैल्यू था ना, वो लोअर फाई वैल्यू में हायर वैल्यू देता था, बट जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ती थी वो वैल्यू कम देता था विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेसिक। वेसिक भी एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने भी एन क्यू के लिए एक एक्सपेरिमेंटल अपनी वैल्यूज़ दी थी। ठीक है, तो वेसिक की जो इक्वेशन है वो हम आई एस कोड में अप्लाई किए हैं, तो ये बस इन जनरल बस ध्यान में रखो इसको। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी